ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्री लर्निंग। फ्रेंड्स, रेशियो एनालिसिस सिवाय बीकॉम मैनेजमेंट अकाउंट का लेक्चर नंबर 3 आज हम देखने वाले हैं और इसमें हम टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे। अभी तक इस चैप्टर के अंदर हमने फॉर्मूलाज जो थी वो देखी और फॉर्मूलाज के आगे हमें कोई भी क्वेश्चन दिया है तो उसमें हमें जो भी रेशियोज फाइंड करने हैं, कुछ भी है, तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें से हमें किस तरीके से फॉर्मूला के अंदर यूज करने वाली वैल्यू फाइंड करना है, उसकी जो सिस्टम थी थोड़ी वो बहुत हमने प्रैक्टिकल देखी। ठीक है, तो हम आज एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल। उसके अंदर भी हम वही प्रैक्टिस करेंगे जो अभी तक हमने थियरी में देखा है और मेथड में समझा है कि किस तरीके से हम रेशियो एनालिसिस यानी कि रेशियो फाइंड कर सकते हैं और उस रेशियोज के आगे हमें कोई भी कंपनी के लिए कुछ भी एनालिसिस का वर्क जो किया है उसमें हम कमेंट्स कैसे दे सकते हैं, मतलब उसका रीजन या रिजल्ट किस तरीके से हम उसको कह सकते हैं। जो रेशियो हमें मिला वो रेशियो के कारण वो कंपनी की सिचुएशन क्या है, लायबिलिटी की सिचुएशन क्या है, एसेट की सिचुएशन क्या है, एक्सपेंस क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट का जो रेशियो है वो इंडस्ट्रीज के साथ किस तरीके से है, मतलब अच्छा है या बुरा है, आइडल है, क्या है, कंपनी को क्या इसके आगे स्टेप लेना है, वो इस रेशियो के हिसाब से पता चले। तो वही आज हम देखने जा रहे हैं आज के क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो पहले इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि भाई क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है। ओके, चलो तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे यू हैव बीन सप्लाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द श्रीनाथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड एंड एवरेज रेशियो ऑफ इज इंडस्ट्रीज। देखो क्या बताया यहाँ पे, हमें श्रीनाथ इंडस्ट्रीज का एक श्रीनाथ इंडस्ट्रीज की एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है और उसके एवरेज रेशियो ऑफ इट्स इंडस्ट्री, मतलब श्रीनाथ इंडस्ट्री जो कंपनी है जिस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में काम करती है उस इंडस्ट्रीज के एवरेज रेशियो भी हमें प्रोवाइड की गई है। कैलकुलेट अकाउंटिंग रेशियो एंड मेक ब्रीफ कमेंट ऑन ईच, हमें फाइंड करने हैं अकाउंटिंग रेशियोज और उसको ब्रीफ कमेंट भी करना है। यानी कि इंडस्ट्री के जो हमें एवरेज रेशियो दिया है उस रेशियो से और हमारी कंपनी का जो रेशियो आता है उसमें क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में हमें उसको कमेंट्स भी देनी है। अच्छा है, बुरा है या इंडस्ट्री के साथ एवरेज है, हमारा कहाँ पे फोकस करना है, कंपनी को कहाँ पे वर्क करना है, कहाँ पे सुधार लाना है, वो सब चीज़ें फिर मैनेजमेंट को इससे पता चलेगी। तो हमारा काम है कि उसको हमें रेशियो फाइंड करके देना है और उसके बाद उसको इंडस्ट्री के रेशियो के साथ कंपेयर करके उसको हमें कमेंट्स भी देना है कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमारा ओपिनियन देना है। ठीक है, चलिए अब इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है, तो बैलेंस शीट दी है यहाँ पे, लाइबिलिटीज एसेट्स कंपनी का जो लास्ट पुराना वाला फॉर्मेट था उस हिसाब से हमें दी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट दिया है, प्रॉफिट का स्टेटमेंट है यहाँ पे। टोटल सेल 48 लाख है, बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है आउट ऑफ विच 90% आर क्रेडिट, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है, वो माइनस करके नेट प्रॉफिट आ जाता है 11,40,000 और टैक्सेस बन जाता है 50% और प्रॉफिट आता है नेट आफ्टर टैक्स 5,70,000। स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी कि ओपनिंग स्टॉक दिया है 5,50,000। फिर कौन से रेशियो दिए हैं इंडस्ट्रीज के,
तो करंट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर, डेटर्स रेशियो, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है कि 360 डेज हमें लेना है। डेप्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, ये सारे रेशियो जो एवरेज दिए है यहाँ पे 2.44, 60, 20, 22, 10.5, 18, इसे हमें हमारी कंपनी के साथ कंपेयर करना है। और हमारा कंपनी का नाम जो है वो है यहाँ पे श्रीनाथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, और इस कंपनी की बैलेंस शीट और अदर हमें डिटेल जो प्रोवाइड की है उससे ये सारे रेशियो फाइंड करने, जो हमें 7 रेशियो नीचे दिए गए हैं इंडस्ट्री के, और उसको इंडस्ट्री के साथ हमें कंपेयर करके देखना है हमारी कंपनी की सिचुएशन क्या है। बड़ी कमाल की चीज़ है रेशियो एनालिसिस, इससे कंपनी में हम बहुत सारा बेनिफिट कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी लूफहोल्स हो रहे हैं, कोई गड़बड़ हो रही है, उसे हम रोक सकते हैं, और ग्रोथ के लिए जो है वो अच्छा डिसीजन लेने के लिए अभी मैनेजमेंट अकाउंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये रेशियो एनालिसिस। ठीक है, खाली आपको समझने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए देख लिए, रट्टा मार लिया, फॉर्मेट याद कर लिया, फॉर्मूला कर ली, वो तो है ही, बट आगे आप जाके जहाँ कहीं भी जॉब करोगे, अकाउंटिंग का काम करोगे, कोई भी इंडस्ट्री में आप जाओगे, वहाँ पे भी आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में आएगा। क्योंकि अभी प्रोजेक्ट फाइनेंस का भी उतना काम चल रहा है, बराबर, तो प्रोजेक्ट फाइनेंस के अंदर भी रेशियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सब जानकारी होती है आपको, अगर आपको पता है, ये बेसिक है, बट आप वहाँ पे इसको बेसिक पता है तो आप आगे उसमें समझ पाओगे कि क्या करना है, क्या है ये। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं अकाउंटिंग का जो काम करते हैं, अभी अकाउंटेंट के तौर पे काम करते हैं, बट उसको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होती, जबकि वो बीकॉम में पढ़ के आया है। क्यों नहीं पता है? पता यूँ नहीं है क्योंकि उन्होंने एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा, 2-4 क्वेश्चन कर लिए, 2-4 फॉर्मूला याद कर लिए, एग्जाम में लिख के आगे, पास तो हो गए बेटा। बट अब क्या करोगे, जब काम करने जाते हो वहाँ पे पता ही नहीं है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है। आता था कुछ सर, तो इसलिए मैं आपको ये सजेशन है मेरा कि जो भी आपको पढ़ना है वो ध्यान से पढ़िए, वो कहीं ना कहीं जाके आपको काम आने वाला है। ऐसा मत समझो कि एग्जाम खत्म हो गई, खत्म, कुछ ना कुछ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आता है। ठीक है, अभी बहुत सारे बिजनेस कोचेस बाहर निकले हैं, वो सब भी क्या करते हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन देख के क्या करते हैं, सब रेशियो ही फाइंड करते हैं। पहले बैलेंस शीट देख के बताए कि भाई आपका बिजनेस कौन सा स्टेज पे है, बस आपके रेशियोज निकालेंगे, वहाँ पे देखेंगे, फिर उसको पता चलेगा कि भाई आपका डेप्ट ज़्यादा है, आपका इक्विटी ज़्यादा है, आपका वो है, ये है। तो ये सब क्या है, सर्विसेज, बिजनेस कंसल्टेंट की सर्विस एक नई अभी जो निकल रही है, तो कितने कितने पैसे चार्जेस करते हैं वो लोग। तो ये सब नॉलेज की बात है, ये आप करोगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली मेरा कहना यही कि आप एग्जाम ओरिएंटेड मत जाओ, ये जो भी कुछ चीज़ें सीखनी है वो आपके लाइफ के अंदर आगे आपके करियर में बहुत काम आने वाली है। एग्जाम ओरिएंटेड थ्रू एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही है, बट उसको आप याद भी रखो, आगे भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस समझोगे तो आपके लिए एग्जाम तो एकदम इजीली हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जितने भी रेशियो फाइंड करने थे वो एक बार देख लेते, उसके लिए क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि करंट रेशियो, तो हमें चाहिए करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। स्टॉक टर्नओवर, वहाँ पे हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड सेल और एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक के लिए हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें पहले ऊपर ऊपर देख लेनी कि हमारे पास है कि नहीं है। स्टॉक है हमारे पास यहाँ पे, करंट एसेट यहाँ से मिल जाएगी, बराबर। डेटर्स रेशियो, तो उसके लिए डेटर्स चाहिए, बिल्स रिसीवेबल चाहिए, क्रेडिट सेल चाहिए, वो भी है। डेप्ट इक्विटी रेशियो के लिए डेप्ट और इक्विटी की पूरी डिटेल है, प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए है, नेट प्रॉफिट के लिए भी सारी इंफॉर्मेशन है, बराबर। कोई मिसिंग है कोई है नहीं, हमें डिटेल पूरी दी गई है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले करंट रेशियो। अब हमें कोई मिसिंग फिगर या कोई फाइंड नहीं करना है तो सीधा हम फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे, वरना पहले हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती, बराबर है। अब जहाँ पे जब जरूरत पड़ेगी उसमें हम कैलकुलेट कर लेंगे। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला है उसका, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब करंट एसेट में यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आएगी तो आपको देख लेना है। करंट एसेट में क्या आएगी, स्टॉक, डेटर्स, कैश बैंक और अदर करंट एसेट। ठीक है, ये 4 डिटेल्स जो है उसका हम टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन भी हम दिखा देंगे वहाँ पे। करंट एसेट इज इक्वल टू स्टॉक प्लस डेटर प्लस कैश प्लस अदर।
यानी टोटल करंट एसेट हो गई 16 लाख। ठीक उसी तरह करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अनपेड एक्सपेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में देख लेते हैं। करंट लायबिलिटी में क्या क्या था। ठीक, यहाँ से स्टार्ट होगा, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अनपेड एक्सपेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये चारों का टोटल कर लिया। ये आपको पता होना चाहिए करंट लायबिलिटी क्या है और करंट एसेट क्या है। 7 लाख, बस सीधा उसका हम फॉर्मूला लिख लेंगे, 16 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख। तो आंसर मिल गया 2.29:1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी करंट एसेट जो है वो 2.29 है, उसके सामने करंट लायबिलिटी हमारी 1 रुपीज़ है। लायबिलिटी से एसेट हमारी ज़्यादा है, करंट एसेट हमारी ज़्यादा है करंट लायबिलिटी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल है, जो हमारी वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट करंट लायबिलिटी मतलब साल भर के अंदर जो चेंजेस होती रहती है वो साल भर के अंदर जो चेंजेस होते रहते हैं वो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल, बराबर। अब इंडस्ट्री में क्या है, हमारे इंडस्ट्री में इसका रेशियो क्या है, तो इंडस्ट्री में हमारा रेशियो है 2.4। देखो ऐसे हम देखें तो ये बड़ी अच्छी सिचुएशन है हमारी कंपनी की, क्योंकि लायबिलिटी से डबल यहाँ पे हमारे एसेट है। बट इंडस्ट्री में 2.29 नहीं 2.4 है। तो फिर इंडस्ट्रीज वाइज देखा जाए तो ये हमारा रेशियो जो है वो कम है, यानी कि वर्किंग कैपिटल की जो सिचुएशन है वो स्लाइटली पुअर है। वर्किंग कैपिटल की सिचुएशन में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल इज स्लाइटली पुअर, यानी कि 2.29 है, हम समझ लेंगे 2.3 है अप्रॉक्स, और इंडस्ट्री का क्या है 2.4, यानी कि 0.1 तक हमारी जो करंट वर्किंग कैपिटल की जो सिचुएशन है वो थोड़ी वीक है फॉर इंडस्ट्रीज, बराबर, वो द कंपेरिजन ऑफ इंडस्ट्रीज। चलिए उसके बाद कौन सा रेशियो है, सेकंड वाला जो रेशियो था वो था स्टॉक टर्नओवर, और वो 4 है। हम देखते हैं हमारी कंपनी में क्या है स्टॉक टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ गुड सेल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल तो हमें दिया था, एवरेज स्टॉक के लिए हम ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। आपको लगेगा सर आप कहाँ से वैल्यू लाके लिखते हो, तो हम बता दें आपको कहाँ से, हम कहीं से नई वैल्यू नहीं लाते, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखो ये ओपनिंग स्टॉक है, सॉरी यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया था बिगिनिंग द ईयर 5,50,000 और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है 7,50,000, बराबर। ये कॉस्ट ऑफ गुड सेल्ड यहाँ पे दिया गया था, देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डायरेक्टली दिया था 28,80,000, राइट। तो 650 आ गया एवरेज स्टॉक। अब हमारा जो स्टॉक टर्नओवर है वो कितना आता है 4.43, और इंडस्ट्री का क्या था 4, इंडस्ट्री का था 4, देखो यहाँ पे है इंडस्ट्री का 4 था, और हमारी कंपनी में आया 4.43। तो इसमें क्या कमेंट कर सकते हैं हम, स्टॉक टर्नओवर इज मोर देन इंडस्ट्री रेशियो, मतलब हमारी इंडस्ट्री में हमारे कंपनी जैसी और जो कंपनीज है उसके अंदर एक साल के अंदर स्टॉक का टर्नओवर 4 बार होता है, पर हमारे यहाँ 4 से ज्यादा होता है 4.43। तो ये भी एक एडवर्ड पोजीशन है, मतलब ये नेगेटिव पोजीशन है हमारे इंडस्ट्रीज वाइज देखा जाए तो ये इंडस्ट्री के हिसाब से मोर देन है, ये हम कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा है। तो इसको रोकना चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज वाइज लाना चाहिए, इंडस्ट्री से कम होना चाहिए, करना चाहिए, तभी हम हमारी कंपटीशन में टिक पाएंगे। उसके बाद थर्ड जो है वो है डेटर्स रेशियो। डेटर्स रेशियो के लिए डेटर्स प्लस बी आर डिवाइड बाई क्रेडिट सेल इनटू डेज। तो देखो डेटर्स यहाँ पे 6 लाख था, बी आर 0 नहीं दी है, और क्रेडिट सेल हमने कैसे निकाला वो भी बता देते हैं हमको। देखो यहाँ पे डेटर्स का तो वैल्यू में दिया हुआ है 6 लाख, बिल्स रिसीवेबल था ही नहीं। यहाँ पे आउट ऑफ विच 90% आर क्रेडिट, तो 48 लाख का 90% कर लेंगे, आउट ऑफ विच किया है, बराबर, तो उसका 90% कर लेंगे तो 43,20,000 आ जाएगा। और 360 डेज हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, 50 डेज आया भाई, 50 डेज। तो इंडस्ट्री का क्या है, इंडस्ट्री का है 60 डेज। तो देखो ये बहुत बढ़िया है हमारे लिए, क्योंकि बाकी सारे लोग जो हमारे इंडस्ट्री में हैं वो 60 डेज की क्रेडिट पे कस्टमर को माल देते हैं,
हमारे कंपनी के अंदर 50 डेज में रिकवर हो जाता है पेमेंट, मतलब कलेक्शन स्पीडी, कलेक्शन स्पीड से मिलता है देन इंडस्ट्री के सामने। डेप्ट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेप्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। डेप्ट इक्विटी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट और शेयर होल्डर फंड। मैंने थोड़ी टेक्निक आपको समझाई थी याद रखने के लिए, बराबर है। तो ये इस तरीके से हम याद रखेंगे। अब लॉन्ग टर्म डेप्स में क्या क्या आएगा, तो देखते हैं बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म डेप्स में क्या क्या चीजें दी है। लॉन्ग टर्म डेप्स में बैंक लोन आता है, डिबेंचर आता है, सिक्योर्ड लोन आता है। यहाँ पे देखो 15% डिबेंचर एक ही चीज है। लॉन्ग टर्म डेप में 6 लाख, बराबर। और शेयर होल्डर फंड के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग यानी कि रिजर्व, उसके बाद P&L अकाउंट वगैरह कुछ है तो, और अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जैसे कोई है 50 डेज एसेट तो वो माइनस कर लेंगे। तो लॉन्ग टर्म डेप में आ गया 6 लाख। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आएगा फ्रेंड्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर दिया है तो ये दोनों शेयर होल्डर आएगा, रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगी, रिजर्व आएगी मतलब रिटेन अर्निंग जो यहाँ पे वर्ड यूज किया था, P&L अकाउंट आएगा बट है नहीं तो डैश कर देंगे। जो भी चीजें आती है ना वो हम लिख लेंगे हर क्वेश्चन में, नहीं है तो डैश कर लेंगे, बट वो याद रहेगा कि ये चीज मिसिंग नहीं होगी हमारे लिए, ठीक है। 50 टीएस एसेट के अंदर यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया है तो वो माइनस कर लेंगे, तो 28,50,000 हमारी हो गई शेयर होल्डर के फंड। अब इसका रेशियो क्या आता है, 21.05 एंड व्हाट इज द इंडस्ट्रीज रेशियो, इंडस्ट्रीज रेशियो इज 20%। तो देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारी सिचुएशन देखते हैं, कंपनी की क्या है 21, इंडस्ट्री का था 20। तो क्या बता सकते हैं इससे हम, इससे ये पता चलता है कि हमारी जो कैपिटल है यानी कि शेयर होल्डर का फंड जो कंपनी में लगा हुआ है उसके सामने आउटसाइड डेप्ट कितना है। मतलब देखो कैपिटल जो कंपनी में होती है ना दो तरफ की होती है, एक होती है डेप्ट, उस पर कंपलसरी इंटरेस्ट देना पड़ता है, और एक होता है इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर का फंड्स, बराबर है। ये ऑन कैपिटल होती है और ये डेप्ट कैपिटल होती है। ये हम ऑन कैपिटल इसलिए बोलते हैं कि शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के ओनर्स होते हैं, तो उसने खुद का पैसा कंपनी में लगाया तो वो ऑन कैपिटल हो गई, बराबर। इक्विटी का जो है वो रिफंड करना जरूरी नहीं है, उसके ऊपर डिविडेंड दो वो भी कंपलसरी नहीं है, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो ये दोनों का रेशियो क्या है, मतलब कितनी अमाउंट की डेप्ट है और कितनी अमाउंट की इक्विटी है, या फिर इक्विटी के सामने डेप्ट कितना है। तो देखो यहाँ पे इक्विटी के सामने डेप्ट जो है उसका रेशियो मिला 21%, यानी कि डेप्ट जो है वो हमारी ऑन कैपिटल का 21% है, और बाकी इंडस्ट्री में जो है वो कितना है 20% है। तो हमारी कंपनी में डेप्ट ज्यादा है, हमारी कंपनी में डेप्ट 1% से ज्यादा है। तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं हम कि लॉन्ग टर्म डेप्ट्स आर मोर देन इंडस्ट्रीज हमारे जैसी इंडस्ट्री में काम करने वाला का डेप्ट का जो रेशियो है वो अपनी खुद की कैपिटल यानी कि इक्विटी कैपिटल के सामने 20% ही है, बट हमारी कंपनी में 21 है, तो 1% से ज़्यादा है। तो यहाँ से पता चलता है कि भाई हमें डेप्ट कम करना के ऊपर काम करना चाहिए, इक्विटी बढ़ानी चाहिए और डेप्ट कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ से इंटरेस्ट का लॉस जाएगा, जितना डेप्ट होगा वहाँ उतना इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी लाने के लिए ये सब हमें देखना पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट जो है इसका वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो है शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल रियल एसेट इनटू 100। अब शेयर होल्डर्स फंड तो हमने फाइंड कर लिए आगे के रेशियो के अंदर, तो वहीं से कलेक्ट कर लेंगे, यूज कर लेंगे। रियल एसेट का मतलब होता है टोटल एसेट माइनस 50 टीएस एसेट। तो टोटल एसेट में से 50 टीएस एसेट यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 41,50,000 टोटल रियल एसेट। अब शेयर होल्डर का फंड हमें पता था 28,50,000 और रियल एसेट हो गई 41,50,000। अब इसका रेशियो क्या निकलता है 58.67। और इंडस्ट्री में क्या था फ्रेंड्स, इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा था 72 था, और हमारी कंपनी में क्या है, हमारी कंपनी के अंदर तो बहुत ही कम है, वहाँ पे था 72%। इसका मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड जो है वो हमारे रियल एसेट्स के सामने कितने हैं,
तो 41 लाख की एसेट के सामने शेयर होल्डर का फंड जो है वो 28 लाख ही है, 28 लाख ही है। इसका मतलब ये होता है कि जितनी एसेट्स होती है उसके सामने उतनी कैपिटल होती है। तो खुद का पैसा जो लगा हुआ है, शेयर होल्डर का पैसा, वो 28 लाख ही है। बाकी का पैसा जो लगा हुआ है वो या तो डेब्ट्स है या करंट एसेट है, लॉन्ग टर्म डेब्ट है या करंट एसेट है। मतलब कंपनी का डेब्ट जो है वो ज्यादा है, वो भी यहाँ पे दिखता है। बाकी की जो कंपनीज है उसमें 72% होता है और यहाँ पे हमारी कंपनी में 58 है, यानी कि प्रोप्राइटरी रेशियो इज लो देन इंडस्ट्री रेशियो। खुद का पैसा लगा हुआ कंपनी में के अंदर यहाँ पे बाकी इंडस्ट्रीज के हिसाब से देखे जाए तो बहुत ही कम है, बराबर। 72% जितना शेयर होल्डर का फंड होना चाहिए और हमारी कंपनी में ओनली है 58%। ओके, तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करके कंपनी का ग्रोथ देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय सेल इनटू 100। सिंपल है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ था, सेल्स भी दिया हुआ था, यहाँ पे टोटल सेल लेना है, तो रेशियो आता है 11.88%। अब देखो इंडस्ट्री का क्या है वो देख लेते हैं। इंडस्ट्री का है 10.5। अब यहाँ पे देखो इस सेल्स हमने लिया 48 लाख, प्रॉफिट यहाँ पे दिया था, नेट प्रॉफिट हमें आफ्टर टैक्स 570, तो ये निकल के आ गया हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशियो 11.80 और वहाँ पे था 10.5। इसका मतलब वो प्रॉफिट का रेशियो हमारा अच्छा है। नेट प्रॉफिट रेशियो इज मोर देन इंडस्ट्री, मतलब बाकी लोगों से हम प्रॉफिट तो अच्छा कमा रहे हैं, बट मैनेजमेंट थोड़ा, फाइनेंस मैनेजमेंट जो है थोड़ा गड़बड़ है, उसे सुधारना जरूरी है, तो हमारी और प्रॉफिटेबिलिटी हम बढ़ा सकते। ओके, अब लास्ट वाला जो था एक रेशियो वो है हमारा रिटर्न्स ऑन प्रोप्राइटरी फंड। प्रोप्राइटरी फंड मतलब शेयर होल्डर्स फंड, तो शेयर होल्डर के फंड पे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है उसका रेशियो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। वो था प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट रेशियो मतलब हम जितना सेल करते हैं उसके ऊपर हम कितना कमाते हैं, पूरा सब खर्चा निकाल के। और ये है जो इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है कंपनी का, वो कंपनी का इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें कितना परसेंटेज उसमें से रिटर्न मिलता है हर साल, तो ये आ जाता है 20%। अब कंपनी का 20% है तो इंडस्ट्री का क्या है, इंडस्ट्री का 18% है, तो ये भी बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। 2% इंडस्ट्री से ज़्यादा, वो बहुत अच्छी सिचुएशन है। बता सकते हैं यहाँ पे कि कंपनी का 20% है, मतलब कि रिटर्न्स ऑन प्रोप्राइटरी फंड इज मोर देन इंडस्ट्रीज रेशियो। हमने जो भी कैपिटल लगाया हुआ है उसमें से 20% रिटर्न हमें मिल रहा है, बाकी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर 18% ही मिलता है, तो इस हिसाब से कंपनी की सिचुएशन अच्छी है, बराबर। तो ये जो है ना वो किसको काम आता है, शेयर होल्डर को काम आता है, जो हमारी कंपनी में शेयर होल्डर बनना चाहते हैं। वो इंडस्ट्री से कंपेयर करके देखते हैं कि भाई इंडस्ट्री में बाकी कंपनियां जो है उसमें 18% का ग्रोथ है और यहाँ पे हमें 20% रिटर्न मिल रहा है, डिविडेंड यहाँ पे अच्छा मिलेगा, इसका शेयर की प्राइस भी आगे जाके अच्छी ही होने वाली, इस हिसाब से कंपनी को फंड मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो हमने 7 इंपॉर्टेंट रेशियोज की कैलकुलेशन देखी और उसका जो भी था वो इंपॉर्टेंस भी देखा, उसकी कमेंट्स के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में समझाया, बराबर है। तो ये कंसेप्ट आपको अगर समझ में होगा ना तो आपको मैं 100% श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ कि आपको कोई फॉर्मूला का रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। कि जितना कंसेप्चुअल आप पढ़ने की कोशिश करोगे उतना ही आपको याद रहेगा और उतनी ही आपको एनालिसिस के लिए कभी भी जरूरी है। आप अपना खुद का बिजनेस करो आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर आप कहीं पे भी जॉब करो या कुछ भी करो, ये काम आने वाला है, 100% काम आने वाला है, बराबर है। तो ये ध्यान रखना है। अभी देखो अकाउंटेंट जो है ना वो ट्रेडिशनल अकाउंटेंट नहीं है, आप समझ लेना ये बात, बराबर। बट ट्रेडिशनल नहीं है कि सेल परचेस लिख लिया, बैंक डाल दिया, डेटर्स क्रेडिट्स मैच कर लिया, वो सब हो गया बस। वो अकाउंटिंग का काम वो था, वो बहुत पहले था। अभी एनालिसिस का काम बढ़ गया। अभी जो कंपनीज के डायरेक्टर होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, वो अकाउंटेंट से मांगता है डिटेल कि मुझे प्रोवाइड करो, हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या बताता है, कंपनी ग्रोथ में है या नहीं है, क्या है, रेशियोज बताओ क्या है। हालांकि सॉफ्टवेयर वगैरह उसको सब कुछ आ गए तो आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, पर आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये रेशियो क्या है। अकाउंटिंग डिजिटलाइजेशन हो गया तो आप उसमें कर सकते हो, रेशियो भी मिल जाते हैं, पर वो रेशियो आइडल है, इंडस्ट्री के साथ है नहीं है, बराबर है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो नॉलेज होना चाहिए। तो उसको आप जितना भी आप डिटेल में पढ़ोगे
आप डिटेल में स्टडी करोगे, आपको नॉलेज मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको ये काम आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कोई क्वेश्चन के साथ। तब तक आपको इसके जैसे कोई क्वेश्चन है बुक में आपको निकालना है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, यही क्वेश्चन आप रिपीट कर लो। और कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट बता सकते हो, और आप व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन के लिए, कोई भी क्वेरी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।